28 जुलाई को कोची शिपयार्ड ने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया, जिसके साथ ही इंडिया उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से एक बन गई है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कॉम्प्लेक्स शिप को बिल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती है। आईएनएस विक्रांत को मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक इंडियन नेवी में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा, पर फिलहाल इंडियन नेवी के पास इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेडिकेटेड फाइटर्स मौजूद ही नहीं है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के मेन कॉम्बैट एसेट और कुछ नहीं बल्कि कैरियर पर मौजूद एयरक्राफ्ट ही होते हैं, और इसी कारण से इंडियन नेवी काफी टाइम से न्यू फाइटर्स की तलाश में है जो नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और उसे आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय किया जा सके। पर सवाल आता है कि आखिर इंडियन नेवी में करंटली सर्व कर रहे MiG-29K को आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय ना करके न्यू फाइटर्स को क्यों परचेज किया जा रहा है, और न्यू फाइटर्स की लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शंस इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं, जाने के आज की डिटेल वीडियो में। आईएनएस विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका कंस्ट्रक्शन कोची शिपयार्ड ने 2009 में स्टार्ट किया था और इसे 13 साल में तैयार किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 76% इंडिजिनस कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसको इंडियन नेवी को हैंडओवर करते ही इंडिया उन एलीट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर किए हैं। अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच इस कैरियर के ट्रायल्स किए गए थे, जिसके बाद ही इसकी डिलीवरी इंडियन नेवी को की गई। आईएनएस विक्रांत को इनिशियली वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर इंडक्ट किया जाएगा, जो इंडिया की नेवल प्रेजेंस और रीच दोनों को बूस्ट करेगा। अब अगर आईएनएस विक्रांत और उसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका नाम इंडिया के फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर ही रखा गया है, जिसने 1971 के वॉर टाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये 262 मीटर लॉन्ग कैरियर है जो अपने प्रीडिसेसर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसको 4 गैस टर्बाइंस द्वारा पावर प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण इसकी मैक्सिमम स्पीड है 28 नॉट्स। इस कैरियर से 30 एयरक्राफ्ट की एयर विंग इजिली ऑपरेट की जा सकती है, जिसमें MiG-29K, MH-60R, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, कामोव 31 और इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट शामिल है। इसको DND यानी डायरेक्टरेट नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें 14 डेक्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग 5 इन दी सुपर स्ट्रक्चर। आईएनएस विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इजिली 1700 क्रू अकोमोडेट किए जा सकते हैं, और इस कैरियर की खास बात यह भी है कि इसमें फीमेल ऑफिसर्स एंड सेलर्स के लिए स्पेशलाइज्ड कैबिन्स भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय होने वाले फाइटर्स की। इंडियन नेवी फिलहाल MiG-29K फाइटर्स का यूज कर रही है, जिसे 19 फरवरी 2010 में विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के इंडक्शन से पहले INAS 303 द ब्लैक पैंथर्स में इंडक्ट किया गया था। उस समय इंडियन नेवी के अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य की रिक्वायरमेंट और बजट को देखते हुए MiG-29K ही इकलौता ऑप्शन इंडियन नेवी के पास मौजूद था, पर MiG-29K की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान कई डिफिकल्टीज देखी गई हैं, जिसमें एयरफ्रेम और दूसरे स्ट्रक्चर से जुड़े इश्यूज शामिल हैं। इसको देखते हुए CAG द्वारा पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई, जिसके मुताबिक किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉन्ग सर्विस लाइफ को देखते हुए नेवी को सख्त जरूरत है इस स्टेज पर ही इंडियन नेवी MiG-29K से आगे के ऑप्शंस को कंसीडर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सर्विस लाइफ इजिली 30 to 40 ईयर्स की होती है, और इसके साथ ही अगर IAC-2 के प्रपोजल को भी मंजूरी मिल जाती तो ऐसे में हमें उसके लिए भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। और कैरियर के लिए किस तरह के एयरक्राफ्ट को हमको लेना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दशक में इंडो पैसिफिक रीजन में और पर्टिकुलरली IOR रीजन में मैरिटाइम सिक्योरिटी सिनेरियो कैसा होगा, इस बात पर डिपेंड करता है। और इसी कारण से इंडियन नेवी न्यूली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए MiG-29K के बजाय 2 टाइप्स के न्यू डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट कर रही है, जिसमें फ्रांस का राफेल M और US का FA-18 सुपर हॉर्नेट्स शामिल है। और सच बोलूं तो इंडियन नेवी के पास इन दोनों फाइटर्स के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर मरीन फाइटर्स जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें वो अवेलेबल ही नहीं है, और F-35 को लिमिटेड बजट के चलते परचेज किया नहीं जा सकता। इसलिए राफेल M और FA-18 ये दोनों ही ऑप्शंस इंडियन नेवी के पास बचते हैं, और ये दोनों ही फाइटर्स इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर रहे हैं। आज हम इन दोनों फाइटर्स के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी के लिए स्पेसिफिकेशन से भी बढ़कर जो शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर होगा वो होगा इंडिविजुअल फाइटर टाइप की कंपैटिबिलिटी विद INS विक्रांत। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा बिफोर शॉर्टलिस्टिंग,
जैसे कितनी जल्दी और कितने एयरक्राफ्ट्स को कैरियर के डेक और हैंगर में पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि फाइटर्स कैरियर के एज पर मौजूद लिफ्ट पर इजीली फिट हो जाए, ताकि इनको हैंगर से फ्लाइट डेक या फ्लाइट डेक से हैंगर पर इनको इजीली लिफ्ट करके मूव किया जा सके। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले INS विक्रांत का क्या कंपैटिबिलिटी इशू है ये समझना काफी जरूरी है। INS विक्रांत पर मौजूद एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ के लिए स्काई जंप का इस्तेमाल करना होगा और अरेस्ट लैंडिंग करनी होगी, जिसे स्टॉबर यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड राफेल M और FA-18 ये दोनों फाइटर्स डिजाइंड हैं शॉर्ट टेक ऑफ के लिए, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ लॉन्च मैकेनिज्म, जैसे कैटापल्ट बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि INS विक्रांत में स्टोबर सिस्टम यूज किया जाता है फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वही राफेल M और FA-18 फाइटर्स डिजाइंड है फॉर कारोबार सिस्टम। इसलिए ये काफी जरूरी है कि डसॉल्ट और बोइंग दोनों अपने अपने फाइटर्स को इंडिया भेजे फॉर द नेसेसरी ट्रायल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और इसी कारण से डसॉल्ट ने राफेल M इसी साल जनवरी में ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंडिया भेजा था। वही बोइंग ने मई में अपने 2 FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर्स इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजे थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुई थी। ये दोनों ही फाइटर्स के ट्रायल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन गोवा में मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट किए गए थे, जिनकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी रेडी करके आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। जिनको पता नहीं है उन सभी को मैं बता दूं कि SBTF यानी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट्स की फ्लाइट टेस्टिंग और उन एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। फिलहाल बस 4 कंट्रीज के पास SBTF मौजूद है और आपको जानकर गर्व होगा कि इंडिया भी इस लिस्ट में मौजूद है और इंडिया में ये टेस्टिंग फैसिलिटी गोवा के INS हंसा में मौजूद है। इन दोनों फाइटर्स को परचेज करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल राफेल M का ट्विन सीटर वेरिएंट एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है और साथ ही इसके विंग्स फोल्डेबल भी नहीं है। दूसरी तरफ सुपर हॉर्नेट को इंडक्ट करने का मतलब होगा फाइटर की एक न्यू फ्लीट को इंडक्ट करना। वही 35 राफेल को इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी यूज किया जा रहा है और साथ ही इसके कई ट्रायल्स भी कर लिए गए हैं। और अब अगर इंडियन नेवी राफेल को इंडक्ट करती है तो इससे इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन रहेगी और साथ ही इंडियन नेवी को मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। एट द एंड कौन सा फाइटर प्रोक्योरमेंट टीम द्वारा इंडियन नेवी के लिए फाइनल होगा ये तो टाइम बताएगा, पर सच ये है कि इंडियन नेवी अपने फ्यूचर फाइटर्स रिक्वायरमेंट के लिए LCA नेवल वेरिएंट और TEDBF प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है, जिसके कारण फिलहाल बस लिमिटेड नंबर में ही या तो राफेल M या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट को परचेज किया जाएगा। TEDBF दैट इज ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक इंडिजिनस कैनार्ड डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। DBF कोड ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, वही इसे HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन फाइटर्स को एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटरडिक्शन, एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल, एंटी शिप स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो इंडियन नेवी की MiG-29 के फ्लीट को रिप्लेस करेगी। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में एक्सपेक्टेड है विद सर्विस इंडक्शन बाय 2032। अब क्योंकि इन फाइटर प्रोग्राम के तहत डिलीवर होने वाले फाइटर्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने में कई सालों का समय लगेगा, इसलिए अभी नेवी को अपने न्यूली इंडक्टेड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर्स परचेज करने हैं। आपको राफेल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट इन दोनों में से कौन सा फाइटर INS विक्रांत के लिए सूटेबल लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लाइक करें हमारी इस वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।